हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके पिछले साल के एसएससी सीजीएल का पेपर के रीजनिंग के पार्ट को देखेंगे। ये पेपर आपका 13 अगस्त 2021 को हुआ था और ये आपके आने वाले एसएससी के पेपर जो कि अप्रैल में है सीजीएल का और बाकी सीएचएसएल और सीपीओ के पेपर में भी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर वैसे तो मेरे पास हिंदी इंग्लिश में है बट एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही होगा, तो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टार को रिप्लेस करना है और इनमें से कौन सा साइन इसमें फिट करे कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप इक्वल टू जो लास्ट है उसमें उसको कंसिडर किया कीजिए, जैसे कि इसमें लास्ट में है और इसमें लास्ट में है, तो इन दोनों को हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम ए वाले पार्ट को लेते हैं और देख वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 60 और फिर है डिवाइडेड बाई टू। तो डिवाइडेड बाई टू क्योंकि यहाँ डिवाइड है, फिर है इंटू थ्री, ठीक है, फिर है प्लस सिक्स और फिर -5। अब देखते हैं ये इक्वल टू 43 आता है कि नहीं। तो इसे कट करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 इंटू थ्री प्लस सिक्स -5, 30 और 3 हो जाता है 90 और प्लस 6 और -5, तो ये 43 तो नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें भी 60 और फिर डिवाइडेड बाई टू है डी ऑप्शन में, यहाँ पे हम देख रहे हैं, और फिर है प्लस टू, फिर है इंटू थ्री और फिर है कुछ छूट तो नहीं है, प्लस टू इंटू थ्री, ठीक है। ओह सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई, डिवाइड तो हमने पहले ही कर लिया था। इसके बाद है प्लस थ्री और फिर है इंटू सिक्स और फिर है -5। अब ये देखते हैं 43 के बराबर आ रहा है, दो से काटा 30 आ गया। 30 में तीन का 30 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बॉडमास का रूल कहता है पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, तो 6 3 18 और -5। हम देखते हैं 43 के बराबर आ रहा है। 30 में आपने 18 जोड़ा, 48 -5 बट इक्वल्स टू 43, तो ये सही है। तो मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, वैसे तो रीड करने की जरूरत नहीं, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब ये वाले सेट में जो रूल फॉलो हो रहा है वो इनमें से किस में फॉलो हो रहा है। तो अगर हम इसे देखें तो ये कैसा हाँ, तो इसमें अगर आप देखें तो क्या रूल फॉलो हो रहा है, तो ये फॉलो हो रहा है 24 में से अगर आप 10 घटाएं और उसका स्क्वायर कर दें, तो पहले देखते हैं कितना आता है। 10 घटाने पे आएगा 14, 14 का स्क्वायर किया तो आ गया 196 और 196 के साथ अगर आपने 2 गुणा कर लिया तो आ जाएगा शायद। 6 2 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, 1 6 2 12 हो गया, 9 2 ज़ा 18, 119 हो गया और 2 1 ज़ा 2 3। तो ये वाला रूल फॉलो करवाना है। तो चलिए देखते हैं, ये पार्ट को चेक करते हैं। अब इसमें तो सारे चेक करने पड़ेंगे। तो 29 और -18 पहले करके देखते हैं। हम इसे देख रहे हैं, 29 -18 किया तो आ गया हमारा 18 10 और 11, तो 11 का स्क्वायर और इंटू टू करके देखते हैं। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और इंटू टू, तो ये हो गया 242। तो ये हमारा करेक्ट आंसर भी है, पहला ही आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 4 नंबर के पेयर दिए हुए हैं और एक नंबर इनमें से ऑड टर्म है, बाकी सारे कोई ना सारे रूल फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, डी से। तो अगर हम डी को ले लें और तो इसमें कुछ स्क्वायर सा सीन लग रहा है, तो 7 का स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा 49 और यहाँ पे 7 आ रहा है, मतलब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 9 3 ज़ा 27 और 4 3 ज़ा 12 13 14। अच्छा, तो ये रूल फॉलो हो रहा है, मतलब आपको नंबर का स्क्वायर करना है और फिर उससे 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये रूल इसमें तो फॉलो हो रहा है। 8 के साथ देखते हैं, 8 का स्क्वायर इंटू थ्री, माने 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू थ्री और 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और 6 6 18 8 19 192, ये भी ठीक है। 13 के साथ देखते हैं, 13 का स्क्वायर इंटू थ्री करना है, माने 13 का स्क्वायर होता है 169 और इंटू थ्री, इंटू थ्री थ्री करेंगे तो 9 3 ज़ा 27। तो यही है, ये गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पे 6 आ गया। पूरे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर लेता हूँ मैं आपके लिए। और ये हो गया 6 3 ज़ा 18, 19 20, 0 आ गया और 3 3 4 5। तो देखिए 507 आ रहा है और हमारे पास यहाँ 506 लिखा हुआ है, तो यही आंसर होगा हमारा। ये बाकी रूल बाकी वाले नंबर्स के साथ फॉलो नहीं कर रहा, और आप इसे भी अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पेपर फोल्डिंग आ गया, ये तो बहुत ही सिंपल होता है, तो चलिए बनाते हैं।
अब ये कह रहा है कि इन्हें जो इस पेपर को खोलेंगे तो कैसा फिगर दिखेगा। तो कैसा दिखेगा, ये सर्कल यहाँ है, 4 बार, एक बार यहाँ घुमाया गया है, फिर एक बार यहाँ से घुमाया गया है, तो इसका मतलब ये सर्कल अगर यहाँ है तो ये सर्कल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। अब देखते हैं बीच में सर्कल किस में है। तो बीच में सर्कल तो हमारा डी में दिख रहा है हमें, यही आंसर है, क्योंकि बाकी किसी में भी बीच में सर्कल ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है। बाकी अगर आप और फर्दर चेक करना चाहें तो अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर बना हुआ है तो यहाँ भी एक बना रहेगा, सिमिलरली यहाँ बना है तो यहाँ भी बना रहेगा, और यही चीज़ हर जगह फॉलो होगी, और ऐसा इसमें फॉलो भी हो रहा है, तो हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सिलोजिज्म आ गया, इसमें लिखा है ऑल डायरेक्टर्स आर एक्टर्स। अच्छा, तो हम सबसे पहले डायरेक्टर का ब्लॉक बनाते हैं। ये है डायरेक्टर, और कह रहा है ये सारे के सारे जो डायरेक्टर हैं वो एक्टर भी हैं, तो एक्टर हैं ये सारे। ठीक है, अब ये कह रहा है नो एक्टर इज अ प्रोड्यूसर, मतलब कोई भी एक्टर प्रोड्यूसर नहीं है, मतलब एक्टर और प्रोड्यूसर का कोई पार्ट ओवरलैप नहीं करेगा, तो हम इसे प्रोड्यूसर को अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद लिखा है ऑल कोरियोग्राफर्स आर डायरेक्टर, सारे कोरियोग्राफर जो हैं वो डायरेक्टर भी हैं। तो मतलब इसमें या तो ऐसा हो सकता है कि सारे कोरियोग्राफर्स डायरेक्टर हैं, मतलब ये हो गया कोरियोग्राफर, या तो एक ऐसा ऐसा बना सकते हैं हम, ये हो गया हमारा डायरेक्टर, ये हो गया हमारा एक्टर, और हो सकता है यहाँ पे हमने कोरियोग्राफर, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि सारे एक्टर्स कोरियोग्राफर है या नहीं, हो भी सकते हैं। तो चलिए इस वाले ही ऑप्शन को लेके चलते हैं। तो इसमें लिखा है कंक्लूजन पहला है नो कोरियोग्राफर इज अ प्रोड्यूसर, मतलब कि कोई भी कोरियोग्राफर प्रोड्यूसर नहीं है, तो हम देख सकते हैं कोरियोग्राफर और प्रोड्यूसर का कोई लिंक है नहीं इसमें, तो ये तो हमारा ठीक है। सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर्स, सेकंड वाला ऑप्शन कह रहा है, तो कुछ एक्टर जो हैं वो कोरियोग्राफर हैं, सही सी बात है, दोनों में ही फॉलो हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कोरियोग्राफर वाला पार्ट है वो एक्टर वाले पार्ट में भी ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। और लास्ट है नो डायरेक्टर इज अ प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है, ना वो यहाँ था और ना वो इस ऊपर वाले फिगर में, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑल द कंक्लूजन फॉलो, माने सारे के सारे इसमें ऊपर सही है, तो ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये कह रहा है कि म्यूजिशियन फीमेल्स और डॉटर इनमें से कौन सा रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। म्यूजिशियन मतलब जो गाना बजाते हैं, फीमेल माने औरतें और डॉटर माने बेटियां। तो हम कह सकते हैं हर बेटी, हर डॉटर जो है वो एक फीमेल होगी। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी ये फीमेल जो है वो म्यूजिशियन भी हो सकती है और फीमेल डॉटर भी है, तो फीमेल क्योंकि हर फीमेल किसी न किसी की डॉटर तो होगी, तो और हर फीमेल मतलब फीमेल म्यूजिशियन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसका ये मतलब है कि ये वाला रूल फॉलो करेगा म्यूजिशियन में। क्यों? क्योंकि फीमेल जो है वो म्यूजिशियन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और अगर फीमेल है और कोई भी डॉटर भी जो है, किसी की बेटी भी म्यूजिशियन माने गाजा बजाने वाली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसका मतलब हमारा जो ए रिलेशन है वो बेस्ट फिट होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बी वाले में देखें तो इसमें कहा है कि इसमें कहा है कि म्यूजिशियन जो है वो फीमेल तो है, मतलब फीमेल ये हो गई और ये म्यूजिशियन हो गए, मतलब कुछ म्यूजिशियन फीमेल है, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि कोई भी डॉटर म्यूजिशियन नहीं है। देखिए ये हमें कैसे पता, ये तो हो सकता है, सीधी बात है, तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन बेस्ट फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये भी एक बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसमें देख सकते हैं I-CHTL-GC, देखते हैं आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एच टी है, यहाँ भी एच टी है, और एच के पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ सी है यहाँ पे, और इधर भी एच के पहले सी है, तो इससे हम ये गेस कर सकते हैं तो कि यहाँ पे जी होगा, क्योंकि यहाँ जी है सी के बाद, तो IGCHTL। ओके, तो ये मुझे लगता है यहाँ से एक, यहाँ से 4 का पेयर बना हुआ है, LGCT, टी हमारा लास्ट है, यहाँ से भी गैप बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, फिर यहाँ भी बना हुआ है, इसका मतलब ये बन रहा है IGCHT, IGCHT, फिर ये हो गया IGC, यहाँ पे भी एच हो जाएगा, इसका मतलब टी, IGCHT यहाँ भी हो जाएगा, फिर यहाँ भी IGCH, यहाँ पे भी एच हो जाएगा टी, फिर IGCHT, तो ये वाला फॉलो करेगा, मतलब GHCHIH, तो ये सी में है हमारा, GHCIHT। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब ये एक समस्या वाला क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे ये चारों ही
डॉट्स, इस चारों ही फिगर हमें इस वाले में एम्बेडेड नहीं दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन में करना ये होता है कि ये जो फिगर है, ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं, इसमें इसी का कटा हुआ कोई एक भाग होगा, इन चारों में से कोई एक में, जो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी नहीं मिल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में इस बी ऑप्शन को सही कंसिडर किया गया था। अगर आपको इसका आंसर मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इस नंबर का इससे कोई रिलेशन है। इसी तरह यहाँ क्वेश्चन मार्क वाले नंबर का भी इसका इसके साथ कोई रिलेशन होगा। इसी तरह इस नंबर का भी इसके साथ कोई रिलेशन है। आप देखते हैं 17, और हमें पता है 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, और हमारे पास है 293। तो अगर हम इसमें 4 और जोड़ेंगे तो 293 आ जाएगा। ठीक है, अगर यही रिलेशन इस वाले पार्ट पे फॉलो करवा के देखते हैं तो 21 का स्क्वायर करते हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441, और अगर हम इसमें भी 5 जोड़ें तो 445 आ जाएगा। मतलब ये भी ठीक है। तो इसका मतलब जो भी नंबर है उसमें हम 5 जोड़ेंगे तो ये नंबर आना चाहिए स्क्वायर करने के बाद। तो 20 का तो होगा नहीं, 24 का हो सकता है। तो 24 का स्क्वायर करते हैं, ये होता है 484, और इसमें अगर हम 4 जोड़ें तो ये आ जाएगा 488। और मैं क्षमा चाहता हूँ, ऊपर थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे 4 होगा, तभी तो 445 आएगा। 5 करेंगे तो 446 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा 24 आंसर इसमें सही है। तो अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। अब ये कह रहा है इस यू के उल्टे में कौन सा फेस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपको कोई कॉमन टर्म देखना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है। तो हम इस आई के थ्रू अगर हम इसे क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में रोटेट करें, तो हमें आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वाले क्यूब को ले लेते हैं, इस वाले डाइस को ले लेते हैं और लिखते हैं आई। आई के बाद आ रहा है यू, और उसके बाद आ रहा है 9। अब इस वाले डाइस को लेते हैं, तो इसमें है आई, उसके बाद है ई, और उसके बाद है ए। ये ले लिया हमने। अब इससे हम देख सकते हैं कि यू का उल्टा ई होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको इसे दूसरे तरह से भी करके दिखाता हूँ। ये तो हमने पहले और तीसरा क्यूब लिया था, अब हम लेंगे पहला और दूसरा क्यूब। तो पहला और दूसरा क्यूब जब लेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे पास 9 कॉमन है। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। तो 9 के अलॉन्ग हम रोटेट करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9 इस वाले क्यूब का, फिर लिखेंगे हम आई, और फिर हम लिखेंगे यू। इसी तरह इस वाले क्यूब में अब आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 9, फिर लिखेंगे ओ, और फिर लिखेंगे ई। तो अगर फिर से आप देख पा रहे हैं यू का उल्टा ई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आप देखें तो 4 है और उसके बाद 11 है। तो 4 से हम 11 पे कैसे पहुंच सकते हैं। 4 से हम करते हैं गुणा 2, 4 टू 8 हो जाएगा, और प्लस अगर हम कर लें 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास 11, है नी। इसके बाद अगला है 31। तो 31 के लिए हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इंटू 3 करें या तो हम 2 करें। अब 2 से तो बहुत आगे जाना पड़ेगा, तो हम इंटू 3 कर लेते हैं। इंटू 3 करेंगे तो 11 3 हो जाएगा आपका 33, और 33 में हम 2 घटा लेंगे तो हमारे पास फिर से 31 आ जाएगा। देख पा रहे हैं आप, पहले 2 से गुणा कर रहे हैं और 3 जोड़ दे रहे हैं, फिर 3 से गुणा कर रहे हैं, फिर 2 घटा दे रहे हैं। अब अगले वाले में भी मुझे लगता है यही फॉलो होगा। तो इसे भी करते हैं 2 से गुणा और 3 से जोड़। 31 2 जा 62 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 65। सिमिलरली अगले वाले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 से और घटा देंगे 2 से। 5 3 जा 15, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 195 आ जाएगा। ये आएगा हमारा 195, और -2 करेंगे तो 193, मतलब यहाँ पे 193 आ जाएगा। और लास्ट वाले के लिए हम क्या करेंगे, 193 में करेंगे गुणा 2 और प्लस 3, माने कि 193 में गुणा किया 2 तो ये आ गया हमारा 3 2 6, 9 2 18, 2 1 2 1 3, 386 प्लस 3 माने 389। तो हमारा आंसर हुआ 389। ये अगले की तरफ चलते हैं। अब ये इस तरह के क्वेश्चन में आपको, जब आप रीजनिंग करने लगेंगे तो आपको कभी भी ये सारी चीज़ें पढ़नी नहीं चाहिए। सीधे क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आता नहीं है। तो ये वही कह रहा होगा कि डिक्शनरी में जब आप इन सारे वर्ड्स को देखेंगे तो पहला वर्ड कौन सा आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, फिर तीसरा कौन सा आएगा, ऐसे करके पूछा गया है। तो देख पा रहे हैं 2 तो सबसे पहले है, तो 2 को तो छोड़ ही दिए, 2 को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देख पा रहे हैं हम 5, तो अगला 5 ही होगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। दूसरे में PAL है और 5वें में PAR है। PA वाले 2 ही हैं तो अगला 5 हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया।
और अगला आप देखते हैं या तो 4 होगा या तो 1 होगा। अब देखते हैं, चौथे में है PAT और एक में है PR। अब आप देखिए, डिक्शनरी में पहले तो P के सारे वर्ड होंगे, फिर P के बाद A वाले वर्ड आएंगे, फिर P के बाद B वाले वर्ड आएंगे, इस तरह चलता है। तो P के बाद A मतलब चौथा पहले आएगा और उसके बाद आएंगे बाकी। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये सीधे सीधे डिक्शनरी अगर आपको देखना आता है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आपका आ जाएगा PA। तो देखिए, डिक्शनरी में अगर आप फाइंड करें तो पहले आएगा PAL आएगा, उसके बाद PAR आएगा, क्योंकि एल के बाद ही अगला वर्ड आर होता है। अगर आप देखें, एल के बाद MNOPQR, इसी के बाद अगला जो वर्ड है PAT है। कैसे देखिए, आपको इसको तो ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि ये तो सेम चल रहा है। एल हो गया, फिर आर हो गया, फिर टी हो गया। अब अगला जो है जैसे PR है, PR इसमें आखिरी क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो डिक्शनरी में ए वाले वर्ड आते हैं, फिर बी वाले वर्ड आते हैं, फिर सी वाले वर्ड आते हैं, फिर डी वाले, ऐसे करके आर आएगा, इसीलिए ये आखिर में जाता है। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कुछ। आगे बढ़ते हैं। ये है करेक्ट आंसर इसका। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है 13वां। इसमें लिखा है किसी कोड में वर्च्यू को 201 लिखा गया है, ट्रेजेडी को 218 लिखा गया है, तो प्रोफेन का क्या कोड होगा? अब इस क्वेश्चन को करने में मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ा था। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा घुमा दें। तो सबसे पहले देखते हैं वर्च्यू। तो वर्च्यू का स्पेलिंग है VIRTUE। अब वर्च्यू में देखते हैं हमारे पास कितने वावल्स हैं। वावल्स आपको पता है AEIOU होते हैं। तो इसमें एक वावल तो ये हो गया, और एक वावल ये हो गया, और एक वावल ये भी हो गया, मतलब टोटल 3 वावल्स हैं। तो 3 तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू 3 वावल्स। और अगला क्या है, अब आपको इसका इन सब का उल्टा लिख लेना है, मतलब इसका उल्टा जो होता है। जैसे अगर आप ABCD पढ़ें तो जैसे A का उल्टा Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का V होता है, F का U होता है, G का T होता है, H का S होता है, I का R होता है, J का Q होता है, K का P होता है, L का L का O होता है, M का N होता है, और इसके बाद वापस फिर N का M हो जाएगा, बाकी सब उल्टे चलेंगे। तो इसी तरह V का हो जाएगा हमारा, अभी अभी हमने लिखा, V का होगा E हो जाएगा, I का हो जाएगा R, R का हो जाएगा I, G का हो जाएगा T, सॉरी T का हो जाएगा G, U का हो जाएगा F, और E का हो जाएगा V। अब आपको करना क्या है, इन सबके नंबर्स लिख लेने हैं। तो E जो होता है वो 5 नंबर पे होता है, प्लस R जो होता है वो आपका 18वें नंबर पे होता है, और I जो होता है 9वें पे होता है, और F जो है, सॉरी G जो है वो 7 पे होता है, F जो है 6 पे होता है, और V जो है 22 पे होता है। तो इस पूरे का अगर आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा 67। और क्योंकि हमारे पास 3 वावल्स था बच्चों में, इसे गुणा करेंगे 3 से, तब आएगा आपका 201। अब ये तो हमारा एक आ गया, इसी तरह हमें अब प्रोफेन का देखना होगा। तो प्रोफेन का चेक करते हैं। प्रोफेन के लिए, सॉरी प्रोफेन नहीं, ट्रेजेडी के लिए। तो TRAGEDY। ट्रेजेडी में आप देख पा रहे हैं एक वावल है, दो वावल है, मतलब टोटल 2 वावल्स है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा GIZTVWB, और इसके नंबर्स लिखेंगे हम तो हो जाएगा 7 + 9 + 26 + 20 + 22 + 23 + 2, मतलब हो गए आपके, हो गए 218, पर इससे आपने 2 से गुणा किया। तो ये सॉरी 218 हुए नहीं, इस पूरे को जोड़ने पे आपका 218 ही आएगा। अगर आप जोड़ के देखें तो ये आ जाएगा आपका 26 और 20, ये हो गए 40, 46, 56, 66, 68, 70, 80, 90, 93, 100, 109। 109 आ जाएगा, और 109 से आप 2 गुणा करेंगे तो 218 ही आएगा। और लास्ट हमारा है प्रोफेन। अब प्रोफेन के लिए देखेंगे PROFANE। तो प्रोफेन में एक O है, एक A है, और एक E है, मतलब टोटल 3 वावल्स है। अब इसका उल्टा करते हैं, KILUZM और V। नंबर्स हो जाएंगे 11 + 9 + 12 + 21 + 26 + 13 + 22, जिसका कि सम आएगा 114। और इसे अगर आप, जो आपके पास 3 वावल्स थे, इनसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 342, मतलब ये। तो ये एक अच्छा और बड़ा क्वेश्चन था रीजनिंग का।
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 words have been given out of which 3 are alike। तो ये वही कह रहा है 3 शब्दों का कुछ सेम सेम सा मतलब है जबकि एक अलग है, तो वो कौन सा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट मतलब होता है नष्ट होना या खराब होना या कमजोर होते चले जाना। एडवांस का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना, ग्रोथ होना। हेडवे भी कुछ कुछ वैसा ही मतलब है, आगे की तरफ बढ़ना, और ग्रोथ माने भी बढ़ोतरी होना। मतलब कुल मिला के ये सब ग्रो करने की बात करें, किस तरह से आगे बढ़ने की बात करें। वेरएस डिटोरिएट जो है ये नष्ट होना या कमजोर होना या वीक होने के बारे में बात कर रहा है, तो यही है बाकियों से अलग। तो हमारा आंसर है ए। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वही चीज है, 12, 30 और 61 में कोई रिलेशन है और वही रिलेशन आपको बाकियों में फाइंड करना है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। तो 12, 30 और 61। तो 12 लाने के लिए 12 को अगर हम 2 से भाग दें तो आ जाएगा 6 और गुणा करें 5, तो ये हमें मिल जाएगा 30। और इसी तरह हम 30 को करें 2 से गुणा और प्लस कर दें 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 61। आ जाएगा जी। अब इस तरह का कोई रिलेशन देखना है हमें। देखिए 30 है और 30 का डबल होकर 61 हो जा रहा है, ऐसा किसी में हो रहा है? 21 का डबल 42 नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सेम बढ़ रहा है। ये इसमें देखते हैं। अब 18 और यहाँ पे है 45। तो 18 का अगर हम भाग दें 2 से और गुणा करें 5 से तो कितना हो जाएगा? ये आ गया 9, तो ये आ जाएगा 45, और 45 को करें गुणा 2 से और प्लस 1 करें तो ये क्या आ जाएगा? 91। मतलब ये हमारा ऑप्शन है जो कि इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है। अगले की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या होगा? बहुत ही सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए Z है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ मतलब एक एक आगे की तरफ बढ़ रहा है तो Z से एक पीछे होगा Y, मतलब ये और ये। तो इन दोनों को तो भूल ही जाइए, ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते। अगला है S। अब देखिए यहाँ M है, M के बाद 2 होता है O, O के 2 होता है O के बाद PQ, Q के 2 RS, S के बाद TU, माने ये। तो ये आपका आंसर होगा, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा समझना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिखा है कि 7 years from now अनामिका विल बी एज ओल्ड एज मालिनी वॉज 4 years ago। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेते हैं लेट अनामिका इक्वल्स ए, मालिनी को मान लेते हैं एम, और एक और है हमारे पास श्रीनिधि, श्रीनिधि इसको मान लेते हैं हम एस। अब कह रहा है कि अनामिका विल बी एज ओल्ड एज मालिनी वॉज 4 years ago, मतलब 7 साल बाद। तो अगर अनामिका की जो अभी की एज है उसमें हम 7 साल जोड़ दें तो वो मालिनी के 4 साल पुरानी जो एज थी उसके बराबर हो जाएगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 7 साल बाद अनामिका विल बी एज ओल्ड। अनामिका की उम्र उतनी ही होगी जितनी मालिनी की 4 साल पहले थी। मतलब अनामिका की 7 साल बाद वो उम्र होगी जो मालिनी की 4 साल पहले थी। ये मालिनी की प्रेजेंट एज है या अनामिका की प्रेजेंट एज? मतलब आज इसकी एज ए है, आज इसकी एज एम है। अनामिका की एज 7 साल बाद जो होगी वो मालिनी की एज 4 साल पहले थी। ठीक है, तो अगर हमें इससे अनामिका की एज सॉरी मालिनी की एज निकालनी हो, अनामिका की एज निकालनी हो, तो ये हो जाएगी क्या? अगर हम इसमें से एम निकालना चाहें, एम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस 7, और ये जो 4 है ये भी वहाँ चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा +4, मतलब कि ए प्लस 11। अब इस वाले इक्वेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका हम बाद में फिर इस्तेमाल करेंगे। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अनामिका, मालिनी एंड श्रीनिधि 10 years फ्रॉम नाउ विल बी 33 years। मतलब कि अगर अनामिका की एज में 10 साल जोड़ें प्लस मालिनी की एज में 10 साल जोड़ें प्लस श्रीनिधि की एज में 10 साल जोड़ें और उन तीनों की एज को 3 से भाग करके उनका एवरेज या औसत निकाल लें तो उनका औसत आएगा 33 साल। मतलब कि अगर अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये ए प्लस एम प्लस एस, और ये इस 10 को तीनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएंगे 30 बटा में 3 इज इक्वल्स टू 33। ठीक है, तो अब ये जो 3 है ये वहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एस प्लस 30 इज इक्वल्स टू 33 गुणा 3। ठीक है, ये हो जाएगा मतलब कि 99। तो ए प्लस एम प्लस एस जो होगा वो होगा आपका 99 माइनस 30, ये जो 30 है ये वहाँ जाके इसके साथ माइनस होगा तो ये हो जाएगा 69। अब
यहाँ पे ये जो m है इसको इधर पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, यहाँ जो इक्वेशन आया, तो a प्लस m की जगह रखेंगे हम a प्लस 11 प्लस s। अब देखते हैं यहाँ पे श्रीनिधि वाला पार्ट हमने पढ़ा नहीं। श्रीनिधि वॉज बॉर्न 2 years अगो, मतलब प्रेजेंटली श्रीनिधि की एज 2 साल होगी। श्रीनिधि की प्रेजेंट एज होगी 2 years। तो श्रीनिधि की 2 साल की एज अगर हम और जोड़ दें तो हमारा जो आ रहा है इक्वेशन 69 आ रहा है। तो ये हो जाएगा a और a मिलाएंगे तो 2a और 11 प्लस 2 13 इज इक्वल्स टू 69। और 2a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 13 को वहाँ पे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या 69 माइनस 13 13। और a निकालने के लिए क्या करेंगे 16, अब ये हो गया है 69 घटाने के बाद हो जाएगा कितना 69 10 59 और 56, और ये 2 जो है अब इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर 28। मतलब अनामिका की प्रेजेंट एज है 28। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 28 ईयर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ना आए तो वीडियो को पीछे जाके फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिज़ल का जो रिलेशन है स्कल्पचर से, उसी तरह एनविल का किससे रिलेशन है। तो चिज़ल वो यंत्र, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि स्कल्पचर जो है वो मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार के लिए मूर्ति बनाने का अस्त्र है। इसी तरह एनविल जो है एक ऐसा ऐसे शेप का एक ऐसा एक मेटल का पीस होता है जिसपे कि लोहे को रख के पीटता है हैमर से। तो ये ब्लैक स्मिथ का काम है। ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है रेजिस्टेंस का जो रिलेशन ओम से है उसी तरह और किसका रिलेशन है। मतलब ओम जो होता है, रेजिस्टेंस को हम ओम में नापते हैं, इसी तरह अगर हम देखें तो क्या हम एंगल को रेडियन में नापते हैं। वेल ये सही है। एम्पियर को क्या हम करंट में नापते हैं। नहीं, करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, तो ये गलत है। क्या हम फोर्स को वाट में नापते हैं। नहीं, फोर्स को हम जूल में नापते हैं शायद। और डेंसिटी को भी हम जूल में नहीं नापते। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हुआ, एंगल को हम रेडियन में नापते हैं, मतलब ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग, मतलब ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। यहाँ पे बाई मिस्टेक एक दूसरा फिगर बना हुआ था तो मैंने उसे रिप्लेस कर दिया क्वेश्चन मार्क से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे एम एन था, एक लेवल नीचे अब ये एन एम हो गया, ठीक है। अब अगले में देखिए एक लेवल नीचे आके ये फिर पी हो गया, ठीक है। मतलब आप ये देख पा रहे हैं एम एन से जब यहाँ पे आए तो ये उसका उल्टा हो गया। सिमिलरली ओपी यहाँ था तो इसका उल्टा पीओ हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पीओ है तो इसका उल्टा यहाँ पे ओपी है। इसी तरह एनएम है तो यहाँ पे इसका उल्टा एमएन है। इसी तरह अगले में देखेंगे यहाँ पे एमएन है तो जाहिर सी बात है जो हमारा आंसर क्वेश्चन होगा उसमें बीच में एनएम होगा, और यहाँ पे ओपी है तो यहाँ पे पीओ होगा। अब ये देखते हैं ये किस में है, तो ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यू टी आई ए और यू टी एक्स ए सिक्स। तो अगर हम देखें तो यू टी आई ए सिक्स था, यू टी आई ए सिक्स अगर देखें तो इसमें और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, मतलब ये दोनों सेम तो हो नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि इसमें यू टी देखिए ये और ये के जो मिडिल टर्म है वो एकदम सेम है, बट इसमें डिफरेंट है, और बाकी तो हमारे आंसर है हो ही नहीं सकते। तो सीधे सीधे आप देख सकते, आप इसे चूज कर सकते हैं एज एन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आगे काउंटिंग ऑफ द ट्राइंगल्स। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार हम काउंट कर नहीं पाते। तो इसके लिए बेस्ट ये होता है कि सबसे पहले आप छोटे वाले को काउंट कर लें। तो छोटे वाले में ये हो गया 1 2 3, और ये हो गया 4 5 6 7, और ये हो गया 8, और ये हो गया 9। 9 तो छोटे हो गए। अब आप देखें तो हमारे पास एक ये वाला आ रहा है, ये हो गया 10, इस तरह ये हो गया 11, और ये हो गया 11 अब तक हो चुके हैं। ये हो गया आपका एक 12। तो अगला जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, सॉरी ये रहा। तो कुल मिला के आपके पास 14 ट्रायंगल है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक हो गया ये वाला 10, ये वाला हो गया आपका 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, और ये बड़ा वाला हो गया 14। टोटल 14 ट्रायंगल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लैंग्वेज है, किसी लैंग्वेज में डॉल्फिन को ये लिखा गया है, तो कॉर्डियल को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये है DOLPHIN
एन, ये है डॉल्फिन और डॉल्फिन को लिखा गया है ई पी एम। अब इसमें ज़्यादा देखना नहीं है, डी के बाद ई आ जा रहा है, ओ के बाद पी आ जा रहा है और एल के बाद एम आ जा रहा है। इसी तरह अगर आप देखें ये तो आंसर होगा ही नहीं, इसमें भी डीपीएस है, इसमें भी डीपीएस है, इसमें भी डीपीएस है, ठीक है। तो मतलब सी ओ आर का हो जाएगा डी पी और एस। क्या यही रूल आगे भी फॉलो हो रहा है? एम आ गया, पी का पी सेम रह गया और यहाँ जी हो गया, यहाँ एच हो गया और यहाँ एम हो गया। यहाँ देखेंगे एच के बाद जी के बाद एच आ रहा है, एच के बाद आई आ रहा है और एम के बाद एन आ रहा है, मतलब तीन तीन बढ़ जा रहा है। तो इसी तरह सी ओ आर हो गया, डी सेम ही हो जाएगा इधर भी। फिर आई ए एल, आई का उल्टा हो जाता है जी, ए से पहले आता है जेड और एल से पहले आता है के। ये चीज़ हमारा इसमें ही मिल रहा है हमें, जेड के, तो यही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ये जो चार हमारे पास रिस्पॉन्स है, इनमें से कौन सा एक रिस्पॉन्स ये बताएगा, मतलब इन चार रिस्पॉन्स से हमें इन चारों में से कौन सा एक रिस्पॉन्स ये बताएगा कि एक्स जो है वो वाई की मदर है। तो इसके लिए हम चूज करते हैं एक्स और एम, एक्स टू एम। तो ये सी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, शायद सी ही आंसर है इसका। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो एक्स टू एम, तो इसका क्या मतलब है? एक्स टू एम को लिखेंगे तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज द वाइफ ऑफ एम, मतलब एक्स वाइफ होगी एम की, ये हो जाएगी वाइफ और ये हो जाएगा हस्बैंड। इन दोनों के बीच में ये हो जाएगा हस्बैंड, ये हो जाएगा वाइफ। और लिखा है एम एट वाई, मतलब एम एट वाई कहाँ है? तो यहाँ पे एम और एट वाई, मतलब हो जाएगा एम इज द फादर ऑफ एस, मतलब यहाँ पे एम इज द फादर ऑफ वाई, तो यहाँ पे वाई इनका एक कोई चाइल्ड हो जाएगा, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। और ये हो जाएगा सन और डॉटर कुछ भी हो सकता है। और ये अगर इन अब अगर वाई एम का एम वाई जो है अगर एम का चाइल्ड है, तो जाहिर सी बात है वो डब्ल्यू का भी चाइल्ड होगा और डब्ल्यू मदर है, तो ये वाला रिलेशन फॉलो करेगा, मतलब ये हो जाएगी इसकी माँ। अब ये हमें ये नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, लेकिन जो भी है दोनों ही केस में ये ही माँ होगी और ये पिता होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं एम इज द फादर ऑफ वाई वाला रिलेशन इससे फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन है, इसके बाद सिर्फ एक और क्वेश्चन बचा है हमारा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया और ये वाले अल्फ़ाबेट को हम मिरर के अंदर देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? तो ज़ाहिर सी बात है क्यू ऐसा है तो क्यू ऐसा दिखने लगेगा उल्टा। अब वो इसमें और इसमें है, ठीक है। ए भी सेम है दोनों का, यू भी सेम है दोनों का। अब देखते हैं ए और यू के बाद जे आ रहा है, यहाँ पे जे आ रहा है, तो ये है आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी होते हैं, इसमें कुछ समस्या ही नहीं है, बहुत ईज़ी, तुरंत सॉल्व हो गया। 24th क्वेश्चन आई गेस रिपीट हो रहा है, इसे स्किप कर देते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की आज की इस वीडियो का। तो इसमें भी कह रहा है सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट इज डिफरेंट, मतलब चार कोई रूल फॉलो करेंगे, तीन कोई रूल फॉलो करेंगे और एक डिफरेंट होगा। तो देखते हैं कैसे, कौन सा एक डिफरेंट है। तो सबसे पहले लिखा है एच और जे, एच के बाद आई जे मतलब टू आगे गए, जे के बाद यहाँ पे एम दिया हुआ, जे के एल एम मतलब तीन आगे जा रहे हैं, और एम के बाद पी है, पी एम एन ओ पी माने फिर से तीन आगे गए। ठीक है, ये रूल तो फॉलो हो रहा है। अब बी वाले पार्ट में आते हैं, तो इसमें लिखा है बी और फिर डी, बी के बाद सी डी माने दो, ठीक है। डी के बाद जी डी ई एफ जी माने तीन, ठीक है। जी के बाद लेकिन टी आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, तीन का तो आ नहीं रहा। चलिए सी पार्ट को चेक करते हैं, यहाँ पे है टी और फिर है वी, टी के बाद यू वी माने दो, ठीक है। वाई के वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई माने तीन जोड़ रहा है, ये भी ठीक है। वाई के बाद हो रहा है वाई जेड ए बी माने यहाँ भी तीन जोड़ेंगे तो बी आ जा रहा है। अच्छा, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो यहाँ लास्ट वाले पार्ट को अगर आप देखें तो देखेंगे जी का उल्टा होता है टी, वाई का उल्टा होता है बी और क्यू का उल्टा होता है जे। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर आप इस वाले डी वाले पार्ट को अगर इस रूल पे फॉलो करवाएं, तो एल है फिर एन है, एल के बाद एम एन माने दो जोड़ दिया, एन के बाद ओ पी क्यू माने तीन जोड़ दिया, लेकिन क्यू के बाद जे नहीं आएगा क्योंकि जे तो क्यू से पहले आता है। तो इस वजह से इसमें ये वाला रूल तो फॉलो नहीं हो रहा जो हम फॉलो करवाना चाह रहे थे, मतलब 2+3+3 तो नहीं है। तो इसमें ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। बी से डी पे अगर हम जाएं, इस वाले पार्ट को अगर हम देखें, तो +2 पे डी तो जा रहा है और +3 पे जी पे भी जा रहा है, लेकिन लास्ट वाले में जी का उल्टा टी है, क्योंकि हमें पता है ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, इसी तरह अगर हम जाएं तो जी का टी होता है और जे का क्यू होता है, क्यू का जे होता है
और बी का वाई होता है तो वाई का बी भी होगा। देख पा रहे हैं आप, ये रूल इसमें भी फॉलो हो रहा है, ये रूल इसमें भी फॉलो हो रहा है, ये रूल इसमें भी फॉलो हो रहा है, बट इस एक में फॉलो नहीं हो रहा है। तो यही हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो के साथ अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।